मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन में ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह में आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन, इनका सामान्य सूत्र है CnH2nO से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन का मैं एक एक एग्जांपल लिखती हूँ, पहले उसको देखिए। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर से देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O H, यह एल्डिहाइड है। कीटोन का उदाहरण देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है या इसको डाइमेथिल कीटोन कहते हैं। इन दोनों सूत्र को देखने से एक चीज़ पता चलती है कि इन दोनों ही सूत्रों में एक चीज़ कॉमन है या दोनों में समान है, वो है क्या? कार्बोनिल समूह। देख रहे हैं आप लोग, कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O समूह एल्डिहाइड में भी है और C डबल बॉन्ड O समूह कीटोन में भी है। तो इसलिए इन दोनों यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक भी कहा जाता है। तो ये जो कार्बोनिल यौगिक हैं, इनके वर्गीकरण को अब देखते हैं। वर्गीकरण में इसके कुछ प्रकार हैं। देखिए पहले वर्गीकरण। वर्गीकरण में सबसे पहले देखेंगे कीटोन का वर्गीकरण। कीटोन दो प्रकार के होते हैं। पहला सम्मित या सरल कीटोन, सरल या सम्मित। इसका मतलब क्या है? सम्मित मतलब जिसमें दोनों ओर जो एल्किल समूह जुड़ रहे हैं वो एक जैसे हों। उदाहरण के लिए देखिए CH3CO CH3, इसमें आप देख रहे हैं कार्बोनिल समूह के दोनों ओर जो एल्किल समूह हैं ये एक जैसे हैं। अगला उदाहरण देखिए C2H5CO C2H5, दोनों ही ओर जो एल्किल समूह है समान है, इसलिए ये किस प्रकार के कीटोन के अंतर्गत रखे गए हैं? सरल या सम्मित कीटोन। इसी में दूसरा प्रकार है मिश्रित कीटोन का। मिश्रित या इसको हम कहते हैं असम्मित कीटोन। असम्मित कीटोन नाम से ही स्पष्ट मिश्रित है, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के एल्किल मूलक होंगे। ठीक है, जैसे CH3 CO C2H5। तो आप लोग देख रहे हैं एक तरफ मेथिल मूलक है, दूसरी तरफ एथिल मूलक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित या असम्मित कीटोन कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण में कीटोन दो प्रकार के होते हैं। सरल या सम्मित एल्किल समूह हैं वो एक जैसे होते हैं दोनों ही तरफ, और मिश्रित कीटोन में जो एल्किल मूलक हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन में। जैसा कि अभी हम देख चुके हैं कि एक चीज़ दोनों में कॉमन है, वो है कार्बोनिल समूह। तो इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इलेक्ट्रॉनिक संरचना में जो कार्बोनिल समूह है, इसका जो कार्बन है ये sp2 संकरित होता है। sp2 संकरण, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे होता है संकरण इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, विन्यास होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। अब इसमें हम इसके जो संकरण है इसमें संयोजी कोश भाग लेता है 2s और 2p के
कोष भाग लेंगे तो इसमें हम देखते हैं 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, अब यदि इसको ऊर्जा की कुछ मात्रा हम दे दें तो जो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजित होकर एक्साइटेड होकर 2p कक्षक में चला जाता है। तो देखिए अगली संरचना, ये 2s का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है, कूद कर चला जाता है और इस प्रकार 2p में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कुल 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन ये जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है, इसके कार्बन में sp2 संकरण होता है। कहने का मतलब कि s का 1 और p के 2 ऑर्बिटल भाग लेते हैं। तो ये जो विन्यास अभी हमने लिखा है ये उत्तेजित अवस्था में विन्यास है। इसके बाद हम इसकी संकरित अवस्था बना के देखें। संकरित अवस्था, संकरण में ऑर्बिटलों की मिक्सिंग होती है, लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल इसमें भाग लेते हैं। तो ये जो 2s और 2p के जो कोश हैं ये आपस में मिश्रित हो जाएंगे। ये 2s, इसको हम ऐसे जोड़ के बना रहे हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। s का 1 और p के 2 ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होके 3 नए समान आकृति और ऊर्जा वाले sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। यहाँ पर sp2 संकरण हो रहा है। देखिए sp2 संकरण, s का 1 p के 2 ऑर्बिटल भाग लेते हैं, मतलब px और py ऑर्बिटल भाग लेते हैं और जो pz ऑर्बिटल है इसको हम कहते हैं असंकरित कक्षक। ये संकरण में भाग नहीं लेता है, असंकरित कक्षक कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर में कितने sp2 संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं? 3। ठीक है, तो इसको संरचना को देखिए एक बार। संकरण में s का तो हम 1 ऑर्बिटल बना रहे हैं s, ये s ऑर्बिटल है। प्लस px और py ऑर्बिटल इसमें भाग ले रहे हैं संकरण में। ये हो गया px ऑर्बिटल प्लस एक p का ऑर्बिटल और है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? p y। ये हो गया p y ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपस में मिश्रित होते हैं और मिश्रित होके 3 नए sp2 संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। तो जब ये संकरित हो जाते हैं तो उस अवस्था को देखिए। ये एक sp2 ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2 ऑर्बिटल और ये तीसरा sp2 संकरित ऑर्बिटल। अगर इसको एक रेखा से हम जोड़ें तो इस प्रकार एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, एक समतलीय संरचना है, एक प्लेन में स्थित होते हैं और इनके बीच का जो कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? ये कार्बन में sp2 संकरण है। ठीक है, अब इस आधार पे हम इसको बताएंगे कि कार्बोनिल जो स्ट्रक्चर है उसमें कैसे बंध बनते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, इसके 3 जो कोश हैं इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और ये 3 कक्षक जो है sp2 संकरित कक्षक हैं। इसी प्रकार अब ऑक्सीजन का थोड़ा देख लें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2
2p4 होता है इसका विन्यास, फ्लैट इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो इसमें जो 2s और 2p को ले रहे हैं संयोजी कोश को, जो रासायनिक क्रिया में या बंध बनाने में भाग लेते हैं, 2s ये 2p, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 और ये 4। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2s और 2p में px ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, और ये जो कोश है px, ये py और ये pz, py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के इन संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे। तो जैसे देखिए ऑक्सीजन का एक ये py कक्षक के साथ हुआ इसका अतिव्यापन एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ। ये दूसरा कोश जो है, ये जो दूसरा कोश है, अब चूंकि यहाँ पर हमने ये ऐसा 2 निशान लगाया, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 समूह जुड़े हुए हैं। अगर हम इसको लेते हैं जैसे देखिए R1 और R2, ये 2 एल्किल मूलक हैं, R1 R2, ये 2 हमने डैश छोड़ा है, मतलब ये इसकी संयोजकता, इधर 2 समूह इधर जुड़े हुए हैं। तो ये R1 R2, ठीक है। और इधर है, मैं भी एक सिंगल लाइन के द्वारा इसको शो करी। अभी एक बंध बनाया ऑक्सीजन के py कक्षक ने एक sp2 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन किया, एक बंध बन गया, एक सिग्मा बंध। अब ये 2 कक्षक जो हैं अभी अयुग्मित है इसमें इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 2 समूह आते हैं इसमें ये दोनों एल्किल हो सकते हैं, या एक एल्किल और एक हाइड्रोजन हो सकता है। अगर एल्डिहाइड लेंगे तो एक, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ समझने के लिए, अगर कीटोन है तो ये दोनों CH3 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो एक एल्किल मूलक और एक हो जाएगा दूसरा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ अतिव्यापन करेंगे, एक मेथिल मूलक का और एक हाइड्रोजन परमाणु या दूसरे मेथिल मूलक का, यहाँ पर संयोग होगा। दूसरा और तीसरा जो sp2 संकरित कक्षक है ये अब अतिव्यापन करके पूर्ण हो चुका है इसका कोश, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो कितने सिग्मा बंध बने इसको देखिए, 1 2 और ये 3, एक ऑक्सीजन के साथ और एक मेथिल मूलक के साथ, दूसरे मेथिल मूलक या दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ, ये सिग्मा बंध बन गया। अब आप लोग देख रहे होंगे ये जो कक्षक है pz जिसको हम कह रहे हैं असंकरित कक्षक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के pz कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करता है। पार्श्ववर्ती मतलब ऐसा साइड से ये अतिव्यापन करता है। तो साइड से अतिव्यापन जब करता है तो एक बंध और स्थापित होता है जिसको हम कहते हैं पाई बंध स्थापित हो जाता है। तो यह है इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो एक डायग्राम इसका और बना के देखते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से देख लीजिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। सामान्य अवस्था में उत्तेजित करने पर ये अयुग्मित हो जाता है 2s का इलेक्ट्रॉन और p में pz कक्षक में चला जाता है। इसके बाद इसमें संकरण होता है और संकरण के बाद संकरण की अवस्था में s का 1 और p के 2 ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर sp2 संकरित कक्षक 3 sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। और ये जो 3 sp2 संकरित कक्षक है ऑक्सीजन के जो 2 कक्षक हैं इसमें एक कक्षक के साथ समाक्ष अतिव्यापन करता है और सिग्मा बंध बनाता है, और बाकी जो 2 sp2 संकरित कक्षक हैं ये इन 2 समूहों के साथ समाक्ष अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। और जो pz ऑर्बिटल का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के pz ऑर्बिटल के साथ पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करके सिग्मा बंध पाई बंध का निर्माण करता है। अब देखते हैं इसका चित्र।
कार्बन में sp2 संकरण। हम इस प्रकार जो समूह है एल्किल मूलक उसको प्रदर्शित कर दें। ये आपका कार्बन, ये यहाँ पर हम शो करेंगे इसके pz ऑर्बिटल को। मैं यहाँ पर स्पष्ट लिख दूँ, ये pz ऑर्बिटल है जो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करता है और यहाँ पर ये जुड़ रहा है ऑक्सीजन एटम के साथ, समाक्ष अतिव्यापन करके सिग्मा बंध स्थापित करता है। तो इसको मैं ऐसा शो ना करके ऑर्बिटल चित्र द्वारा इसको प्रदर्शित करूँ। इसको भी आप ऑर्बिटल चित्र के द्वारा ही प्रदर्शित करें। ये ऐसा, ये आप लोग देख रहे हैं जो हमने बताया था, 3 ऐसा ट्रायंगल जैसा बनता है जिसमें जो बंध कोण है वो 120 अंश का होता है। इधर हम लेंगे ऑक्सीजन परमाणु को जो अपने py ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के साथ जो समाक्ष अतिव्यापन करता है वो वाला ये बंध शो कर रहा है। और इसमें यहाँ पर लिख दूँ मैं ऑक्सीजन एटम, और इसमें भी एक pz ऑर्बिटल है जो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करके इस प्रकार पाई बंध का निर्माण करता है। तो यहाँ पर बन रहा है सिग्मा बंध, ये पाई बंध है। ये 2 बार ऊपर नीचे लिखा मतलब 2 पाई नहीं है, मैं आपको बताने के लिए कि नीचे के भी लोब आपस में मिलते हैं और ऊपर वाले लोब भी आपस में मिल जाते हैं। तो ये पाई बंध का निर्माण इस प्रकार होता है। तो ये एक एल्किल मूलक या कोई हाइड्रोजन परमाणु हो सकता है और ये एक एल्किल मूलक। अगर एल्डिहाइड की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा और कीटोन की बात करेंगे तो ये दोनों ही कोई भी एल्किल मूलक हो सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और पाई बंध की वजह से एक दूसरा बंध, दुर्बल बंध स्थापित हो जाता है। तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं ये sp2 संकरित कक्षक, ये दूसरा sp2 संकरित कक्षक और ये तीसरा sp2 संकरित कक्षक है। ये कार्बन एटम का और ये है ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे नामकरण। चलिए एक चीज़ और इसमें समझाना है आप लोगों को नामकरण के पहले, वो मैं बता दूं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O, इसमें प्रकृति को देख लेते हैं पहले। ये जो ऑक्सीजन है कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी होता है, अधिक ऋण विद्युती कहें या विद्युत ऋणी, दोनों एक ही बात है। ऋण विद्युती होता है, ये कार्बन जो है कम ऋण विद्युती होता है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है 3.5, जबकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है 3। तो ये जो बंध यहाँ पर स्थापित हुआ है, चूंकि ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? क्योंकि ये कम आकर्षण से बंधे होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दुर्बल आकर्षण के फलस्वरूप स्थापित बंध है, पाई बंध जो होते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसको ये अपनी ओर खींच लेता है इस प्रकार से। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है इस पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन एटम पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये जो कार्बन है यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, धनावेश का चिन्ह, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रदर्शित हो रही है इस चित्र के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्रुवीय प्रकृति को बताना था कि जो कार्बोनिल समूह होता है एल्डिहाइड या कीटोन का, ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और ये ध्रुवीय प्रकृति का कारण ऑक्सीजन का अधिक विद्युत ऋणी होना है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर विस्थापित कर लेता है, खींच लेता है, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण।
एल्डिहाइड और कीटोन के नामकरण के नियम में सबसे पहले देखेंगे साधारण पद्धति। साधारण पद्धति में जैसे हम एल्डिहाइड लेते हैं पहले, तो एल्डिहाइड के नामकरण के नियम में ये माना जाता है कि जिन एसिड्स के ऑक्सीकरण से ये प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड के साधारण नाम उन एसिड के नाम पर आधारित है जिनके ऑक्सीकरण से ये प्राप्त होते हैं। तो जैसे देखिए, अगर हम लिखते हैं, ये है फॉर्मिक एसिड, इसमें क्या लगा है, इक, अंत में लगा है इक, फॉर्मिक। तो ये इक को हटा के क्या जोड़ देते हैं इसके अंत में, एल्डिहाइड। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, HCHO। ये फॉर्मिक एसिड है, ये सॉरी हाँ, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें अब इक हटा के हम इसके आगे जोड़ देंगे एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं, मतलब सॉरी एक गलती हो गई है, फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो अम्ल मिलेगा, मैंने उल्टा बता दिया था। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम और जुड़ेगा, है ना। तो इसके ऑक्सीकरण से जो अम्ल बनता है क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप अम्ल बनेगा, तो फॉर्मिक अम्ल, तो इसका इक हटा के एल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार एस्टेल्डिहाइड, इसके ऑक्सीकरण से कौन सा अम्ल मिलेगा हमको, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक एसिड। तो इसमें भी इक, उस इक को हटा के, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके ऑक्सीकरण से एसिड बन रहे हैं, तो वो एसिड का इक हटा के उसकी जगह हम एल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड, ठीक है। अब इस देखते हैं इसका IUPAC नामकरण। ये तो है साधारण नाम, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, प्रोपियान एल्डिहाइड, ये साधारण नाम है। अब देखेंगे इसके IUPAC नाम। IUPAC नाम इंटरनेशनल यूनिट फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम एक ऐसा नाम रखते हैं यौगिकों का जो पूरे विश्व में उसी नाम से वो जाना जाता है। तो IUPAC नामकरण के अंतर्गत इसमें हम देखते हैं जनक एल्केन। जनक एल्केन को देखते हैं सबसे पहले। जैसे अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो जनक एल्केन हम पहचानेंगे कैसे, इसको देखिए। कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 1। तो हमको एल्केन के सीरीज को याद रखना होगा। एल्केन के सीरीज को याद रखना है, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कितने होते हैं उसमें कार्बन परमाणु, ये हमको याद रखना होगा, ठीक है। तो एक कार्बन किस में होता है, मेथेन में होता है, ठीक है। मेथेन मतलब ये जो एल्डिहाइड है, इसका जनक हाइड्रोकार्बन कौन है, जनक हाइड्रोकार्बन, ये जनक एल्केन कहने का मतलब जहां से ये उत्पन्न हुआ है, जिससे ये बना है, तो ये बना है मेथेन से। इसका जनक एल्केन हम मानते हैं मेथेन है। तो अब हम लिखते हैं, सबसे पहले मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, देखिए मेथेन, इससे स्पष्ट आप लोग को समझ में आएगा। ये मैंने लिख दिया मेथेन। एल्डिहाइड को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ALDEHYDE, एल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए शुरुआत किससे हुई है, AL, एल्डिहाइड की शुरुआत AL शब्द से हुई है। तो हम क्या करते हैं, पहले जनक हाइड्रोकार्बन या जनक एल्केन का नाम लिखते हैं, और इसका IUPAC नामकरण करते समय जनक एल्केन का नाम सबसे पहले लिखेंगे और उसके अंत का E हटा के हम AL जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मेथेनल। तो फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या हुआ,
मेथेनल। एक उदाहरण और देखिए, CH3CHO। इसमें आपको नियम में क्या है, नामकरण के नियम में, कि सबसे पहले हमको कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला चुननी होती है। तो आप लोग इस क्रम में जाएंगे तो देखते हैं कि हमको 2 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2, 2 कार्बन मिल रहे हैं। मतलब कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें 2 कार्बन होते हैं? एथेन में। तो इसका जनक एल्केन कौन होगा? एथेन। तो सबसे पहले लिखेंगे एथेन, ठीक है। और एल्डिहाइड समूह है जो कि एक क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड, CHO। तो इसके लिए हम Al जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इथेनल। अल जोड़ना है, ऑल नहीं जोड़ना है, अल, इथेनल। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इथेनल, ये ऐसा लिखना है, इथेनल। इसके बाद एक उदाहरण और लेते हैं एल्डिहाइड के नामकरण में। नियम को याद रखना होगा आपको कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना होता है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखिए आप लोग भी लिखिए, CH3CHO, ये एल्डिहाइडिक समूह, और यहाँ से एक CH3 समूह अब और जोड़ देते हैं, ये भी एल्डिहाइड है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। 1 2 3 सीधी श्रृंखला में जाने पर हमको क्रियात्मक समूह के साथ क्या मिल रहे हैं? 3 कार्बन मिल रहे हैं। जो क्रियात्मक समूह वाला जो कार्बन है इसको भी गिनना है। दूसरी बात, जो क्रियात्मक समूह है श्रृंखला में, जो क्रियात्मक समूह होते हैं एल्डिहाइडिक समूह, उसको सबसे कम अंक प्रदान करना है, ठीक है। हमने पहले क्या किया? नंबरिंग कर लिया, कार्बन की संख्या को गिना, 3 कार्बन हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से करना है? जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 अंक मिल रहा है, गलत हो जाएगा नामकरण। तो हमको नंबरिंग किधर से करना है? जिधर से उसको कम से कम अंक मिले। जैसे इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो देखिए इसको 1 2 3 अंक, 1 अंक मिला, है ना। न्यूनतम अंक देना है हमको मुख्य क्रियात्मक समूह को। तो मुख्य क्रियात्मक समूह है यहाँ पर एल्डिहाइड, और यहाँ पर जो मेथिल देख रहे हैं आप लोग CH3, ये पार्श्व श्रृंखला है ना, प्रतिस्थापी समूह है ये एक हाइड्रोजन के बदले प्रतिस्थापन में आया है। तो ये क्या है? प्रतिस्थापी समूह है। तो अब देखिए कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3। 3 कार्बन का मतलब क्या होता है? कौन सा हाइड्रोकार्बन? जनक हाइड्रोकार्बन प्रोपेन, ठीक है। और हम जानते हैं कि एल्डिहाइड के लिए हम क्या लगाते हैं? अल, तो ई हटा के अल, प्रोपेनल। पहले इतनी तैयारी कीजिए आप, ठीक है। पहले जनक हाइड्रोकार्बन चुना, जनक हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या को गिनना है, 3 है, तो प्रोपेन, ई हटा के अल जोड़ना है, प्रोपेनल। अब ये जो पार्श्व श्रृंखला में जो समूह जुड़ा हुआ है, इसके नाम का भी उल्लेख हमको करना है। तो गिनती में देखिए इधर से हम कर रहे हैं प्रारंभ 1 2, तो ये दूसरे नंबर का जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह। तो इसको कितना अंक मिल जाएगा? 2, और इसका नाम क्या है? मेथिल। तो इसको हम लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेनल। हिंदी में देखिए, हिंदी में ऐसा लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेनल। ये हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसमें, दूसरा उदाहरण लिखिए, CH3CHCHO और ये
अब इसका नामकरण कीजिए, आप लोग अपनी कॉपी में भी करने का प्रयास कीजिए। CH3 CH CH CHO, और इसमें आप लोग देख रहे हैं 2 प्रतिस्थापी समूह लगे हुए हैं, ब्रोमीन और मेथिल। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले लंबी श्रृंखला जिसमें कार्बन के परमाणु ज्यादा संख्या में हो उसका चुनाव करना है। तो आप लोग देख रहे हैं सीधी श्रृंखला में हमको 4 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है नामकरण के नियम में कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसको न्यूनतम अंक देना है, सबसे कम अंक हमको इसी को प्रदान करना है। तो इसको हम अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको 4 अंक मिलेगा, है ना, तो नामकरण गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमको नंबरिंग कहाँ से करना है, इधर से 1 2 3 4, इसको कम अंक मिले। अब आप लोग देख रहे हैं दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है मेथिल समूह, तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है ब्रोमीन। तो अब नामकरण हम कैसे करें, तो यहाँ पर फिर एक नियम लगाएंगे। नामकरण के नियमों को याद रखना होगा आप लोगों को कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है, अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है, उसमें किसका नाम पहले आएगा, किसका पहले आएगा, ब्रोमीन का, क्योंकि बी से स्टार्ट होता है, ABCD में बी पहले आता है, और ये मेथिल समूह है, मेथिल M बहुत बाद में आता है, तो जाहिर है इसका नाम हम इसके बाद ही लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है ब्रोमो, चलिए मैं हिंदी में लिखती हूँ, 3 ब्रोमो, 2 मेथिल, 2 मेथिल, क्या होगा, जनक हाइड्रोकार्बन 1 2 3 4 है, मतलब ब्यूटेन, और उसमें क्या जोड़ देंगे, अल, ब्यूटेनल, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेनल। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये कॉमा लगाएंगे ऐसा। फिर से देखिए, तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है ब्रोमीन, दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है मेथिल समूह। तो यहाँ पर हमको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को ध्यान में रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ब्रोमीन पहले आएगा, बी से स्टार्ट होता है, और मेथिल एम से स्टार्ट होने की वजह से इसके बाद आएगा। तो जिस नंबर के कार्बन से ये जुड़ा है उसके अंकन, उसका नंबरिंग लिखना पड़ता है, उस संख्या को लिखना पड़ता है हमको। तो ये हमने देखा तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसके नाम के आगे डाल दिया 3, और मेथिल समूह जुड़ा है दूसरे नंबर के कार्बन से, इसलिए इसके नाम के आगे डाल दिया 2। तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेनल। आगे देखते हैं कीटोन का नामकरण। ये हमने एल्डिहाइड का, और भी कुछ उदाहरण है, उसको आप लोग अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है नामकरण। चलिए अब देखते हैं कीटोन का। कीटोन का साधारण नाम, साधारण पद्धति में कीटोन का जो नाम है उसके 2 एल्किल मूलक के नाम के आगे कीटोन जोड़ के लिख दिया जाता है। जैसे हम लिखते हैं, इसको हम एसीटोन कहते हैं, CH3CO CH3 एसीटोन है। तो इसमें जो कार्बोनिल समूह है, इसके आगे पीछे जो 2 समूह जुड़े हुए हैं, इनका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेथिल। तो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए है डाई लिख के, और समूह का नाम मेथिल, डाई मेथिल, और इस समूह को कीटो समूह कहते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे कीटोन, डाई मेथिल कीटोन इसका साधारण नाम होगा। ठीक है, इसी प्रकार और देख सकते हैं एक उदाहरण साधारण नाम में, CH3CO C2H5। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोनों जो एल्किल समूह अलग अलग, मैंने आप लोग को शुरू में बताया है वर्गीकरण में कि जो कीटोन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सरल कीटोन, मिश्रित कीटोन। तो ये मिश्रित कीटोन का उदाहरण है। तो इसमें अब आप लोग सोच रहे होंगे हम किसका नाम पहले लिखें, तो जो छोटा है एल्किल मूलक उसका नाम पहले लिखा जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एथिल कीटोन। छोटा है ये, इससे बड़ा ये है। बड़ा कैसे पहचानेंगे, 2 है कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन है मतलब बड़ा है, 1 कार्बन है मतलब छोटा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। एल्किल मूलकों का नाम लिखा जाता है साधारण नामकरण की पद्धति में, मेथिल एथिल कीटोन। ये हो गया साधारण नाम इसका।
इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको एल्किल मूलकों का नाम और उसकी संख्या। अगर 2 है, दोनों एक जैसे, अगर इधर भी एथिल होता तो ये क्या हो जाता, डाई एथिल कीटोन हो जाता। क्योंकि दोनों ही मूलक अलग अलग हैं, इसलिए हम जो छोटा है उसका नाम पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेथिल एथिल कीटोन। अब देखते हैं इसका IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण में फिर से वही नामकरण के जो नियम है सभी यौगिकों के लिए एक ही है कि हमको सबसे पहले कार्बन की संख्या को गिनना है। तो देखिए इसमें कार्बन की संख्या है 1 2 3, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 3 कार्बन है, मतलब इसका जनक हाइड्रोकार्बन कौन होगा, प्रोपेन। प्रोपेन ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को। प्रोपेन 3 कार्बन, मतलब इसका पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन है, जहां से ये पैदा हुआ, जहां से ये उत्पन्न हुआ है, वो है प्रोपेन। अब चूंकि ये जो समूह है इसमें क्रियात्मक समूह, इसको कहते हैं कीटो समूह। तो इसके लिए IUPAC नामकरण की पद्धति में ओन प्रत्यय, ओन सफिक्स जोड़ा जाता है। इसकी स्पेलिंग ये 1 नहीं है, ये ओन के लिए ONE है। हम संख्या के लिए 1 लिखते हैं, वो वाला नहीं, ये ओन। अब हिंदी में इसको हम लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे ओन। तो ये प्रोपेन का ई हटाकर इसकी जगह देखिए अब स्पष्ट हो जाएगा, ONE जोड़ दिया तो क्या हो गया, प्रोपेनोन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है इसको भी आपको काउंट करना है, गिनना है। तो इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेनोन। और एक एग्जांपल लेते हैं इसका, CH3 CH3। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला को चुनना है जिसमें हमको ज्यादा से ज्यादा कार्बन परमाणु प्राप्त हो सके। ठीक है, तो कितने हैं कार्बन इसमें सीधी श्रृंखला में, 1 2 3 4। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम नंबरिंग करें तो हमको किस बात का ध्यान रखना है कि जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है यौगिक में उसको कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4। अगर इधर से हम इसका संख्यांकन करते हैं नंबरिंग तो इसको 2 अंक मिलता है। अब इधर से भी करके देख लीजिए 1 2 3 4, मतलब इसको 3 अंक मिल रहे हैं, मतलब ये नामकरण गलत है। तो हमको नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं इसमें जो CH के साथ एक प्रतिस्थापी समूह CH3 मेथिल समूह भी जुड़ा हुआ है। तो अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब ये ब्यूटेन से बना है, ब्यूटेन से प्राप्त हुआ है। जनक हाइड्रोकार्बन इसका हो गया ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है मेथिल समूह। तो इसकी पोजीशन को हमको दर्शाना होगा, हम लिखेंगे 3 मेथिल क्या, ब्यूटेनोन। ठीक है, अब ब्यूटेनोन, तो यहां पर हमने जो 2 नंबर डाला है कीटोन की स्थिति को बता रहा है, ये एक कार्बन के बाद ये जुड़ा है। ठीक है, तो दूसरे नंबर जुड़ा है तो इसकी पोजीशन को भी हमको, इसकी स्थिति को भी हम बताना होगा। तो हो जाएगा 3 मेथिल 2, सॉरी हिंदी में लिखो, 2 ब्यूटेनोन। कीटोन के लिए ओन प्रत्यय जोड़ना है, तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल 2 ब्यूटेनोन। इस संख्या से ये पता चल गया कि जो कीटो समूह है वो दूसरे नंबर के, इसके जो पोजीशन है पहले नंबर के कार्बन के बाद है, 3 मेथिल 2 ब्यूटेनोन। देखिए नेक्स्ट, एक उदाहरण और देख लेते हैं इसमें, CH3 CH CO CH CH3, ऐसा लिखिए पहले CH3 CH CO CH CH3, और ये जो कार्बन है यहाँ से एक
मिथिल समूह और इस कार्बन से एक मिथिल समूह जोड़ना है। अब देखिए नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको नियम को ध्यान में रखना है। सीधी श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है इसको गिनना है, तो कार्बन की संख्या को गिनिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब नंबरिंग हम अगर इधर से करते हैं तो जो कीटो समूह है क्रियात्मक समूह, इसको 3 अंक मिल रहा है 1 2 3, इधर से करने पर भी 1 2 3 सेम नंबर मिल रहा है हमको, है ना। तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है कि हम नंबरिंग करें तो इधर कहीं ज़्यादा हो गया तो करना ही नहीं है, कम से कम अंक देना है। ये हो गया, 3 अंक मिल रहे हैं कीटो समूह को या क्रियात्मक समूह कीटोन को, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं दूसरे नंबर के कार्बन और चौथे नंबर के कार्बन। अब अगर पोजीशन इधर से ले 1 2 तो ये 2 हो जाता है, ये 4 हो जाता। स्थिति में परिवर्तन नहीं आता, 2 4 पोजीशन पे ही मेथिल की स्थिति रहती। तो आप लोग देख रहे हैं दूसरे नंबर के कार्बन से एक मेथिल समूह, चौथे नंबर के कार्बन से दूसरा मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो अब इसका नामकरण करने के लिए हमको क्या लिखना होगा, इसकी स्थिति को बताना होगा, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कॉमा लगाएंगे 4। दूसरे इसका मतलब ये है कि दूसरे नंबर के कार्बन से एक समूह जुड़ा है और चौथे नंबर के कार्बन से दूसरा समूह जुड़ा हुआ है 2 4। अब मेथिल है, दोनों एक जैसे मूलक है मेथिल, इनकी संख्या कितनी है 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे डाई, छोटा सा डैश लगा के डाई, ठीक है। 2 4 डाई कौन है 2 की संख्या में, मेथिल। तो लिखेंगे डाई मेथिल। सीधी श्रृंखला में हमको कितने कार्बन मिले, 5 मतलब पेंटेन, और चूंकि इसमें हमको कीटोन के लिए ओन प्रत्यय जोड़ना होता है तो ये हो जाएगा पेंटेनोन। तो हमको ये जो कीटो समूह है इसकी स्थिति को भी बताना होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। देख लीजिए फिर से 2 4 डाई मेथिल, 2 है मेथिल, डाई मेथिल। 3 5 है कार्बन पेंटेन, है ना, उसमें जोड़ना है ओन, 3 पेंटेनोन। 2 कार्बन के बाद जुड़ा है, मतलब क्रियात्मक समूह जो है 2 कार्बन के बाद जुड़ा है, तीसरी पोजीशन पे जुड़ा है, तो इसलिए इसकी पोजीशन को दर्शा रहे हैं यहाँ पर 3 पेंटेनोन। तो इस यौगिक का नाम हो गया 2 4 डाईमेथिल 3 पेंटेनोन, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें हम समावयवता। क्या है समावयवता, तो पहले इसकी परिभाषा। समावयवता का मतलब किसी यौगिक के, 2 यौगिक के, किसी भी 2 अलग अलग यौगिक के अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हो, तो उसे हम उस घटना को हम समावयवता कहते हैं। और यौगिकों को क्या कहते हैं, समावयवी। अंग्रेजी में इसके लिए नाम है आइसोमर। आइसो का मतलब होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है, आइसो का मतलब होता है समान, और मर का मतलब होता है हिस्से, पार्ट्स, भाग लिख सकते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिसमें भाग समान हो, ठीक है। तो समावयवता का मतलब जिसमें अणुसूत्र तो एक जैसा है लेकिन उनकी संरचनाएं, क्रियात्मक समूह, स्थान, श्रृंखला आदि का जो क्रम है ये भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार की समावयवता देखने को मिलती है। तो समावयवता का मतलब जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं, इस परिघटना को समावयवता और ऐसे यौगिकों को एक दूसरे का समावयवी कहते हैं। तो हमको पढ़ना है इस अध्याय में कीटोन के लिए, एल्डिहाइड्स के लिए समावयवता। तो सबसे पहले देखेंगे हम मध्यावयता। कीटोन में देखते हैं पहले मध्यावयता का मतलब क्या है। पहले इसके मतलब को समझें। मध्यावयवता
इसका देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो मध्य धन अवयव, मध्य धन अवयव बनता है। अवयव मतलब जैसे जो तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, जो भी उसमें उपस्थित है, ऑक्सीजन, वो अवयव हो गए। अब मध्य का मतलब है बीच में, मतलब इस समवायता में जो बीच का अवयव है वो सभी में एक जैसा रहता है। कहने का मतलब ये जो यौगिक होते हैं एक ही परिवार के होते हैं, एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। इनमें केवल जो एल्किल समूह है इसमें भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे देखिए डाइमेथिल कीटोन, आप लोग देख रहे हैं इसमें ये एल्किल मूलक। अब इसमें देखिए सॉरी CH3CO, उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ ना, इसमें दोनों एल्किल समूह अलग अलग हैं लेकिन बीच का अवयव एक जैसा है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हमको ये देखना है कि अणुसूत्र समान हो और बीच का अवयव एक जैसा हो, तो वो उदाहरण समझे। तो इसमें हम लेते हैं C5H10O, ये अणुसूत्र है, किसी भी दो यौगिक के अणुसूत्र हैं जिसमें अणुसूत्र तो समान है परंतु इनके बीच का अवयव एक जैसा है और एल्किल मूलक दोनों में अलग अलग हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का मध्यावयी कहेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए C2H5CO, C2H5। अब इसको गिन लीजिए, पहले संख्या पूरी हो रही है कि नहीं, 2 2 4 और 1 5 कार्बन, 5 और 5 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये एक यौगिक हुआ, ठीक है। अब इसी का दूसरा यौगिक लिखते हैं जिसका अणुसूत्र ऐसा ही होना चाहिए, CH3CO, C3H7। अब जोड़ के देखते हैं, 3 कार्बन, 3 और 1 4 और 1 5 कार्बन हो गए, 3 और 7 10 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन। मतलब ये दोनों यौगिक कैसे हैं, इनके अणुसूत्र समान हैं, इनके अणुसूत्र समान हैं, किंतु इनमें जो बीच का अवयव है, इसको ध्यान देंगे आप लोग, ये बीच का अवयव, जैसे मैंने कहा मध्य धन अवयव, बीच का अवयव या कहें बीच का जो क्रियात्मक समूह है कि दोनों में सेम है, केवल अंतर किसमें है, इनके एल्किल समूह में, दोनों तरफ अलग अलग या एक जैसे एल्किल मूलक जुड़ सकते हैं। तो इन यौगिकों को एक दूसरे का मध्यावयी और इस घटना को मध्यावयता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रियात्मक समवायता। क्रियात्मक समवायता में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यौगिक का अणुसूत्र समान होगा किंतु इसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग होंगे। अब क्रियात्मक समूह अलग अलग है मतलब इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे, जैसा कि हमने समवायता की परिभाषा में आप लोगों को बताया था। तो देखिए एक एग्जांपल, C3H6O, ठीक है, इसका सूत्र लिख के देखते हैं। एक सूत्र ही हो गया। कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो एक अणुसूत्र वाला एक यौगिक हमने लिख दिया एसीटोन, ठीक है। दूसरा क्या होगा ये देख लीजिए, C2H5CHO, 2 और 1 3 कार्बन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, दोनों ही यौगिकों को हम इस अणुसूत्र के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन दोनों की ही जब हम संरचना लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, तो देखते हैं इसमें क्रियात्मक समूह है कीटोन जबकि इसमें क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। मतलब दोनों में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। इसका मतलब ये दोनों यौगिक, इनके अणुसूत्र तो समान है किंतु इनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग है। तो इसको एक दूसरे का क्रियात्मक समावयवी और इस घटना को क्रियात्मक समावयता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं श्रृंखला समावयता। श्रृंखला समावयता में जो यौगिक हैं इनके अणुसूत्र तो समान होंगे किंतु श्रृंखला की जो संरचना है उसमें अंतर आ जाता है। कैसे, देखिए श्रृंखला समवायता, नाम से ही स्पष्ट है, श्रृंखला यानी चेन, संरचना चेन। तो इसमें हम लेते हैं एक उदाहरण, C5H10O,
तो इसको हम लिख के देखते हैं, CH3 CH2 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 CHO। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एक इसकी दूसरी संरचना हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ये देखिए, CH3 CH CH2 CH2 CHO, 1 2 3 4 5 यहाँ पर जोड़ेंगे CH3, 6 हो जाएगा, 6 एक कम करना है यहाँ पर। अब देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 3 6 और 7 2 9 और 1 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इन दोनों की संरचना में बहुत अंतर है। अंतर कैसे है, ये जो एल्डिहाइड लिया है हमने 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो एल्डिहाइड है इस श्रृंखला में जो कार्बन है वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, सीधी श्रृंखला में, जबकि यहाँ पर जो श्रृंखला है कार्बन की ये शाखित हो गई है। ठीक है, तो दोनों के अणुसूत्र समान हैं किंतु दोनों की श्रृंखला की संरचना में अंतर है। ठीक है, ये सीधी श्रृंखला में है, ये शाखित हो गई श्रृंखला, तो इनको हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का श्रृंखला समावयवी, और इस घटना को हम क्या कहेंगे, श्रृंखला समावयता।